नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता का पीरियड 1600 ईस्वी से 600 ईस्वी तक था। अब 600 ईस्वी से लेकर हम लोग ईस्वी पूर्व से लेकर 321 ईस्वी पूर्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी 600 बीसी से 321 बीसी, यानी क्रमवत तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। उसके बाद जो है हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जाना। पूर्व वैदिक सभ्यता पहले और फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, और उसके बाद का जो काल आता है वह आपका 600 बीसी से 321 बीसी, यानी 600 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यह ऐसा इसलिए चूंकि ईसा के जन्म के पूर्व की घटनाएं जो होती है वह ईस्वी पूर्व के रूप में जाना जाता है। बीसी यानी बर्थ ऑफ क्राइस्ट चर्च, और ईसा के जन्म के बाद हम लोग ईस्वी के रूप में जानते हैं। तो आज हम लोग 600 बीसी से 321 बीसी, जो प्राक मौर्य युग था, यानी महाजनपद का काल, प्री मौर्यन एज या महाजनपद का काल, इसे बुद्ध का काल भी कहा जाता है। बुद्ध का काल, उनके समकालीन जो महाजनपद थे उसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक से जानेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक काल में जो है जन थे, कबीला थे, और यही जन और कबीला जब विस्तार रूप लेता है, बड़ा रूप लेता है और विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, तब जनपद और महाजनपद का उदय होता है। तो इन्हीं हम महाजनपद के बारे में जानेंगे, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथों में की गई है, और 16 महाजनपद की चर्चा उस समय की गई है। बारी बारी से हम लोग इसके बारे में 16 महाजनपद के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा आते हैं कि कौन से राज्य कहाँ अवस्थित था और उसकी राजधानी वगैरह क्या थी। इससे जुड़ा हुआ सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा आता है। साथ ही यह बीए की कक्षाओं में इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि महाजनपद के बारे में आप विस्तार पूर्वक से चर्चा करें, विभिन्न महाजनपदों के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करें। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो यह काल जो था बुद्ध युग या प्राक मौर्य युग था, यानी प्री मौर्य युग, मौर्य काल के पूर्व का काल, ये हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसका उदय जो होता है महाजनपद का उदय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव इसमें जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कई बदलाव होते हैं इस महाजनपद के उदय के समय। और इस समय एक और ग्रेट चेंजेज हम लोग देखते हैं, बड़ा बदलाव देखते हैं, वह होता है धार्मिक बदलाव के रूप में, धार्मिक क्रांति के रूप में, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार कहने का मतलब है कि पूर्व में हम देख रहे थे ब्राह्मण धर्म था वैदिक पीरियड में, जिसमें कर्मकांड और कई तरह की रूढ़िवादिता इत्यादि जो है काफ़ी बढ़ गई थी। पुरोहितों के बिना पूजा करना संभव नहीं था। लेकिन इसी के विरोध स्वरूप जो है ये नया धर्म जो है उदय होता है इस काल में। और इसके अलावा हम देखें तो उस समय इसी काल में जो है प्री मौर्यन एज में ही मगध साम्राज्य का उदय होता है, विकास होता है। और इसके अलावा इस समय विदेशी आक्रमण भी होते हैं, कुछ विदेशी आक्रमण भी इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जो कि ईरानी और यूनानी के रूप में होती है। ईरानियों एवं यूनानियों का जो है आक्रमण होता है। इसके अलावा हम देखें तो 6ठी शताब्दी तक पूर्ण रूप से जो है आपका क्षेत्रीय राज स्थापित हो रहे थे, और जो वैदिक काल के जन थे वह जनपद के रूप में या महाजनपद के रूप में जो है यह उदय हो रहा था। और यहाँ हम देखें तो कुछ जनपद जो है, कुछ जन जो है बिना किसी सहयोग के, बिना किसी बाहरी सहयोग के
वो जनपद का रूप ले रहे थे। इनमें जो प्रमुख थे वह मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल इत्यादि जो थे बिना किसी बाहरी सहयोग के जो है ये अपना रूप ले रहे थे महाजनपद जनपद के रूप में। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जो जन थे, जनों के सहयोग यानी विभिन्न जनों के सहयोग से भी महाजनपद या जनपदों का निर्माण हो रहा था, जिसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पंचाल। यानी 5 जनों के सहयोग से जो निर्माण हुआ था वह पंचाल था। वैदिक काल में भी हमने इसका नाम सुना है और यह काफी शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। आज हम महाजनपद के अंतर्गत 14 राजतंत्रात्मक राज्य और 2 गणतंत्रात्मक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में हम लोग 14 राजतंत्रात्मक राज्य और उसके बाद जो है अंतिम में हम लोग 2 गणतंत्रात्मक राज्य के बारे में देखेंगे। पहला जो एक महत्वपूर्ण जनपद या महाजनपद के रूप में जिनका उदय हुआ था वह महत्वपूर्ण था अंग प्रदेश। अंग प्रदेश, अंग से ही अंगिका भाषा बनी है और यह अंगिका भाषा आपको पता होगा कि यह भागलपुर के क्षेत्र में, आसपास मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में बोला जाता है। तो वही यह क्षेत्र था। आधुनिक भारत का जो आधुनिक ये बिहार जो है या भारत है उसके अंतर्गत जो भागलपुर और मुंगेर जिला है उसी के अंतर्गत जो है अंग प्रदेश था, जिसकी राजधानी जो थी चंपा थी। और यह चंपा जो है गंगा और मालिनी दोनों के बीच में ये चंपा जो है अवस्थित थी। और मालिनी को चंदन या चंपा नदी भी कहा जाता है। तो ये चंपा जो है गंगा और मालिनी दोनों के संगम पर ये बसा हुआ था। चंपा जो की राजधानी थी अंग प्रदेश का। और ये अंग की बात की जाए तो यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। इसके अलावा शक्तिशाली राज्य के रूप में अंग उभरा था। और इसकी सीमा की बात की जाए, जैसे आप देखेंगे तो इधर आपका यह भागलपुर का क्षेत्र है। बिहार के नक्शा में देखें तो भागलपुर का क्षेत्र इधर पड़ता है और उसके इधर आप देखेंगे तो यह मगध का क्षेत्र पड़ेगा। तो मगध का क्षेत्र इनसे सटा हुआ था और दोनों में आपस में बराबर जो है संघर्ष होता रहता था अंग और मगध प्रदेश में। और दोनों में संप्रभुता को लेकर संघर्ष होता था। और मगध के शासक बिंबिसार अंग के राजा ब्रह्मदत्त से युद्ध करते हैं और ब्रह्मदत्त को वो मार पराजित करते हैं और अंततः जो है अंग राज्य जो है मगध राज्य में समाहित हो जाता है, शामिल हो जाता है, उनको अपने अधीन कर लिया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण एक जनपद या महाजनपद के अंतर्गत जो राज्य था वह मगध था। मगध राज्य काफी महत्वपूर्ण, एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। और मगध का यह जो क्षेत्र था वह पटना, गया और शाहाबाद आपको इधर आरा की तरफ के एरिया को शाहाबाद कहते हैं। तो ये आधुनिक बिहार का जो ये भारत का जो अभी का एरिया है पटना, गया और शाहाबाद, ये तीनों क्षेत्र को मिलाकर मगध प्रदेश बना था। और इसकी राजधानी जो थी वह पुरानी जो राजधानी इसकी थी ग्रीवर्ज थी। ग्रीवर्ज यानी राजगीर या राजगिरी, जो कई पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सामरिक केंद्र था। तो पूर्व में जो है राजगीर को राजधानी बनाया गया था मगध का। और तत्पश्चात बाद में जो है हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र जिसका नाम जो है सबसे पहले कुसुमपुर, फिर पुष्पपुर, पाटलीग्राम और तब पटना। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि किस कर्म में पाटलिपुत्रा का नाम जो है क्या क्या प्राचीन नाम था। तो आप ध्यान देंगे इसको, पहला नाम जो था कुसुमपुर, फिर पुष्पपुर हुआ, फिर पाटलीग्राम और तब पटना। और हर्यक वंश के शासक जो है बिंबिसार और अजातशत्रु, हर्यक वंश के शासक ने शासक जो थे उसमें बिंबिसार और अजातशत्रु
दोनों ने मगध पर राज्य किया था और मगध की सीमा और शक्ति का काफी ये विस्तार हर्यक वंश के इन दोनों राजाओं ने किया था। इसके अलावा शिशुनाग वंश की बात की जाए, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये दो वंश भी इस मगध राज्य पर जो है वो शासन किए थे और इनके समय भी काफ़ी ज़्यादा इस मगध साम्राज्य की विस्तार जो है हुई थी, उनकी शक्ति में वृद्धि हुई थी। और चौथी शताब्दी तक हम देखें तो इनकी अधिसत्ता यानी मगध साम्राज्य जो था, उनकी अधिसत्ता यानी उनका आधिपत्य जो है अगल बगल के विभिन्न राज्यों में हो गया था। यानी चौथी शताब्दी आते आते एक सर्वशक्तिशाली राज्य के रूप में मगध उभरा था और उत्तरी भारत के एक बड़े ही शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र के रूप में मगध का उदय हुआ था। अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण राज्य जो वहाँ पर थे महाजनपद के अंतर्गत, उसके बारे में हम अध्ययन करें तो यह है काशी। काशी, आपने काशी का नाम सुना होगा, यह उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसकी राजधानी थी वाराणसी या बनारस। तो यह काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण, बड़े ही महत्वपूर्ण यह महाजनपद के अंतर्गत राज्य था काशी। और यह एक प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। आज भी आप देखेंगे तो यह बनारस जो है व्यापारिक केंद्र या अन्य दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज आप देखे होंगे कि दूसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहां से सांसद के रूप में विजयी हुए हैं और इस क्षेत्र को उन्होंने काफ़ी इनकी महत्ता जो है इसी को जानकर उन्होंने इस क्षेत्र को चुना। तो ये काशी का क्षेत्र था और यह जो है वरुणा या असी नदी इसी के संगम पर बसा हुआ था। और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है मिट्टी के दीवार से यह काशी घिरा हुआ था। कौशल अवध के संघर्ष और आजाद शत्रु काशी पर अधिकार कर लिया और मगध में मिला लिया। यह जो है कौशल जो राज्य था उससे भी जो है काशी का संघर्ष हुआ और अंततः हम देखते हैं कि मगध के जो शासक थे अजात शत्रु, उसने काशी को हराकर और अपने साम्राज्य में उनको जो है काशी को शामिल कर लिया था। अगला जो एक महत्वपूर्ण और महाजनपद के अंतर्गत राज्य था वह था वत्स वंश या राज्य। वत्स की राजधानी जो थी वह कौसम या कौशाम्बी थी, यानी इलाहाबाद यूपी। कौसम या कौशाम्बी जो है वह इलाहाबाद का पुराना नाम है। तो यह इसकी वत्स की राजधानी थी और यह आप जानते हैं कि इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। और राजधानी जो है कौशाम्बी यानी इलाहाबाद जो है, जो आधुनिक नाम है कौशाम्बी पुराना नाम, तो यह गंगा और यमुना के तट पर जो है यह बसा हुआ था और बड़ा ही यह महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और इसके जो सबसे प्रमुख राजा थे वह वत्स के वह आपको उदयन थे। और जब जो है पुराण में ऐसा चर्चा किया गया है कि वत्स कुरु से संबंध रखते थे और जब बाढ़ से हस्तिनापुर यह भी प्राचीन नाम है और महाभारत में इसकी चर्चा है, तो जब बाढ़ से हस्तिनापुर नष्ट हो जाती है तब जो है इसकी राजधानी जो है यहाँ पर कौसम या कौशाम्बी में जो है वह लाया गया था। और इनका जो है वत्स का अवंती के साथ भी संघर्ष होता है। वत्स देखें तो वत्स आपका यहाँ पे है और इनका जो है संघर्ष आपका होता है विभिन्न आसपास के राज्यों से। वत्स के अलावा जो है अगला एक महत्वपूर्ण जो है वह राज्य था वह कौशल देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। भारत के नक्शा में देखें तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र अवध जो फैला हुआ है
वही जो है कौशल प्रदेश था। और कौशल के चारों दिशा की बात की जाए तो नॉर्थ में जो है नेपाल की तराई, साउथ में जो है सर्पिका या संदिका नदी थी, और पश्चिम में बात की जाए तो पंचाल प्रदेश था, और ईस्ट यानी पूरब में बात की जाए तो गंडक नदी बहती थी। तो ये कौशल नदी के चारों ओर ये कौशल जो राज्य था उसके चारों ओर ये सारे चीज बसे हुए थे। और यहाँ पर जो एक नदी बहती थी वह सरयू नदी नॉर्थ यानी नेपाल की तरफ से आते हुए, और ये दक्षिण मतलब नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दो भागों में इस राज्य को, कौशल राज्य के दो भागों में विभाजित करती थी सरयू नदी ये उधर नेपाल की तरफ से निकलते हुए और सिवान की तरफ से वो बहते हुए इधर आती है। तो यही सरयू नदी जो है दो भागों में कौशल को, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, ये राज्य में विभाजित करती थी। कौशल राज्य का तो हम देखें तो काशी के साथ ये वार हुआ था। काशी हमने इसके पहले ही पढ़ा, ये एक महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का ही राज्य था बनारस के समीप। तो उससे ये जो है राज्य ये दोनों का युद्ध हुआ था। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो उत्तर कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में है, और यह उत्तर कौशल की राजधानी थी, और यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित थी। और श्रावस्ती की राजधानी जो है बाद में जो है हम देखते हैं कि अयोध्या या साकेत हो जाता है। अयोध्या या साकेत पुराना नाम है, वर्तमान अयोध्या जो है श्रावस्ती के बाद में राजधानी हो जाती है। इसके अलावा हम देखें जो कौशल और काशी में दोनों में युद्ध होता है तो इसमें कौशल विजयी रहते हैं, और कौशल इस समय बुद्ध के जो है समकालिक शासक जो होते हैं यहाँ पर कौशल में वह राजा प्रसेनजीत होते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि कौशल, आप पहले ही जान चुके हैं कि मगध एक सर्वशक्तिमान राज्य के रूप में उभर रहा था। तो यह मगध के शासक जो है अजातशत्रु का कौशल पर आक्रमण होता है, और कौशल को पराजित करके अंततः जो है मगध को वो अपने राज्य में मिला लेते हैं। इस प्रकार हमने कौशल को अभी देखा, कौशल यहाँ पे है फिगर में। अब इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण महाजनपद के अंतर्गत जो और दूसरा राज्य था वह शूरसेन था। शूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यमुना नदी के तट पर, और यह काफी व्यापारिक और धार्मिक नगर था। आप आज भी देखेंगे तो मथुरा एक व्यापारिक और धार्मिक नगर है। तो उस समय भी मथुरा धार्मिक और व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध थी। इसके अलावा शूरसेन की बात की जाए मथुरा में तो यहाँ पर यदुओं या यादवों का राज था, और यहाँ का राजा जो है अवंती पुत्र था। पाली साहित्य के हिसाब से, पाली साहित्य के अनुसार से पता चलता है यहाँ का शासक जो था अवंती पुत्र था। अब और एक दूसरा महत्वपूर्ण जो राज्य था वह पांचाल था। पांचाल के बारे में पहले ही हमने नाम सुना है। तो पांचाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोहेलखंड या मध्य दोआब क्षेत्र में था। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है उसके पश्चिम क्षेत्र यानी इधर की एरिया में यह पंचाल था, जो रोहेलखंड और मध्य दोआब के नजदीक था। और उत्तर वैदिक काल में जो है हम पंचाल की चर्चा देखते हैं और यह आता है। और यह भी हम देखें कि पंचाल जो है दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। और ये उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल को ये दो भागों में बांटती थी, वह थी गंगा नदी। गंगा नदी एक विभाजक रेखा के रूप में थी उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल के बीच में। और इस पंचाल के बारे में जो है जानकारी हमें जातक कथा और दिव्यावदान से मिलती है। और इसी पंचाल के
एक कन्या थी जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, वह द्रौपदी। द्रौपदी जो है इसी पंचाल राज्य की थी। और उत्तरी पंचाल की बात की जाए तो उसकी राजधानी अहिछत्रा, अहिछत्रा या बरेली, अहिछत्रा जिसका आधुनिक नाम है अभी बरेली। बरेली का नाम आपने सुना होगा, जहाँ का झुमका प्रसिद्ध है, तो वही बरेली ये उसकी राजधानी थी, अहिछत्रा जो बरेली यानी उत्तरी पंचाल की राजधानी। अब आइए इसके बाद हम देखें अगला जो महत्वपूर्ण महाजनपद के अंतर्गत राज्य थे वह कुरु था। कुरु यानी दिल्ली मेरठ का क्षेत्र, दिल्ली मेरठ का क्षेत्र कुरु का क्षेत्र था। दिल्ली मेरठ का क्षेत्र यहाँ पे ये दिल्ली के समीप कुरु था। और कुरु राज्य जो है प्रसिद्ध राज्य था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ का नाम आपने सुना होगा, यह भी महाभारत काल में इसका नाम आया है, जो कि पुराना किला दिल्ली था। पुराना किला जो दिल्ली था वही इंद्रप्रस्थ का एरिया था। और कुरु जो राज्य था उसके समय बुद्ध जो के ये समकालिक राजा जो थे कुरु में वह थे कौरव्य। कौरव्य उस समय के बुद्ध के समकालिक थे और कुरु के राजा थे। और कुरु की बात की जाए तो महाभारत जो ये महाभारत ग्रंथ है उसमें जो है कुरु की चर्चा आई है। और इस राज्य एवं राजधानी की चर्चा जो है कुरु में कई बार की गई है। कुरु के संबंध की बात की जाए तो इनका संबंध पांचालों, यादवों और भोजों के साथ जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध था इनका। और पहले जो है कुरु की बात की जाए तो पहले यह राजतंत्रात्मक था, राजा वहाँ हुआ करते थे। और बाद में जो है यह गणतंत्रात्मक हो गया कुरु। अब अगला जो महत्वपूर्ण जनपद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण राज्य थे वह मत्स्य थे। यह मत्स्य क्षेत्र जो था काफी विस्तृत था। और आधुनिक इसके क्षेत्र की बात की जाए तो आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर, ये इतना बड़ा क्षेत्र जो है मत्स्य क्षेत्र का यह क्षेत्र फैला हुआ था। और इसकी राजधानी जो थी बैराट या विराटनगर, बैराट या विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी, जो दिल्ली से सटे राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर का क्षेत्र था। मत्स्य जो है चेदियों का शासन यहाँ पर मत्स्य में चलता था। और बाद में हम देखें तो मत्स्य भी जो है मगध के आक्रमण का शिकार होता है और मत्स्य को भी जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण जो शासन था वह चेदी का था। चेदी जो यमुना नदी के तट पर जो बसा था वह चेदी राज्य था। और इसकी सीमा कुरु राज्य से लगती थी। कुरु राज्य जो था जो दिल्ली के नज़दीक था उसके बगल में जो है यह चेदी राज्य था। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो यह सोथिवती या शक्तिवती जो है वह चेदी की राजधानी थी। और इसकी भी चर्चा, चेदी राज्य की चर्चा जो है जातक कथा एवं महाभारत में मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो चेदी का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वह शिशुपाल था, इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक। और चेदी के संबंध की बात की जाए तो मत्स्यों, कुरुओं और काशी राज्य से इनके जो चेदी के थे संबंध काफी मधुर थे। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण अगला जो राज्य था वह था अवंती का। अवंती या पश्चिम भारत, मालवा और मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र था अवंती। और यह भी जो अवंती जो था, यानी कि अवंती जो है आप देखें इसको भारत के नक्शा में तो पश्चिम भारत, मालवा और मध्य प्रदेश, मालवा और ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। और यह भी दो भाग उत्तर और दक्षिण जो है भाग में दक्षिण अवंती में बटा हुआ था। और
उत्तर अवंती और दक्षिण अवंती। तो उत्तर अवंती की बात की जाए तो उत्तर अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन या उज्जैनी, यह उत्तर अवंती की राजधानी थी। और दक्षिण अवंती की राजधानी की बात की जाए तो दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। यह भी महत्वपूर्ण है। और दोनों जो है महिष्मती और उज्जैनी दोनों एक महत्वपूर्ण शहर था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि महिष्मती की जो है महत्ता वह घट जाती है, लेकिन उज्जैन या उज्जैनी की जो है महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और इसलिए यह बढ़ती है उज्जैन की महत्ता क्योंकि उस समय वहाँ से जो है दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में जो व्यापारिक मार्ग जो थे वह उज्जैनी के समीप से ही गुजरता था, इसलिए उज्जैन की महत्ता दिन प्रतिदिन उस समय बढ़ती गई। और इसके अलावा जो है गौतम बुद्ध जो थे उसके समकालिक राजा यहाँ पर अवंती में जो थे वह चंड प्रदोत जो थे उस समय के अवंती के राजा थे। और वत्स, मगध, कौशल से युद्ध होता है। वत्स से भी इनका युद्ध होता है, मगध से भी और कौशल से भी युद्ध होता है। और अंततः जो है हम देखते हैं कि पुनः जो है मगध जो है अपने में इसको अवंती को जो है शामिल कर लेता है। अवंती के अलावा अगला जो महत्वपूर्ण था राज्य जो था महाजनपद के अंतर्गत वह गांधार था। और गांधार का क्षेत्र हम देखें तो पाकिस्तान भारत के बाहर का ये जो एरिया था वो पाकिस्तान का एरिया था। पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र जो था वह यह गांधार क्षेत्र था। और गांधार जो था काफ़ी उस समय शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी की बात की जाए तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। ये पेशावर और तक्षशिला वगैरह जितने भी ये जगह मैं बता रहा हूँ अभी, ये सारे जो है अभी पाकिस्तान में हैं। लेकिन तक्षशिला जो है प्राचीन भारत में एक बड़े ही व्यापारिक केंद्र और विद्या अध्ययन के केंद्र के रूप में तक्षशिला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त की बात की जाए तो वो वहीं से थे, तक्षशिला से ही उनका संबंध था। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण गांधार के शासक जो थे पुष्कर सारीन इसके गांधार के शासक थे। और जो है बिंबिसार इनके मित्र थे। मगध के जो शासक बिंबिसार थे ये वहाँ के गांधार के शासक के मित्र थे। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य था वह कंबोज था। यह भी जो है कंबोज जो राज्य था वह भी गांधार के पड़ोसी, यानी यह भी पाकिस्तान के पेशावर के आसपास का ही क्षेत्र था कंबोज। इसके अंतर्गत हम देखें तो कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर और बदखसा क्षेत्र, ये बदखसा ये भारत से बाहर है, तो ये क्षेत्र जो है कंबोज क्षेत्र में आते थे। और कंबोज की राजधानी की भी बात की जाए तो हाटक या राजपुर जो है इसकी राजधानी थी। और यहाँ भी हम कंबोज में देखें तो पूर्व में जो है राजतंत्र था और बाद में जो है गणतंत्र की स्थापना वहाँ पर भी होती है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण 14वां जो राज्य था वह था अस्मक या अस्मक। यह जो राज्य था यह गोदावरी नदी के किनारे यह बसा हुआ था। और ये अस्मक राज्य की राजधानी जो थी पोतना या पोटली, यह क्षेत्र जो था वह अस्मक राज्य की राजधानी थी। और यह गोदावरी नदी आप देखेंगे तो यह दक्षिण भारत में है, लेकिन कुछ विद्वानों का या कुछ ग्रंथों में जो है ऐसा चर्चा किया गया है यह सिंधु नदी मुहाने पर जो है ऐसे के नाम राज्य जो है ऐसे केनाई राज्य जो है वही राज्य जो है अस्मक के नाम से था। तो यहाँ पर अस्मक के बारे में जो है कुछ असमंजस या कुछ दुविधापूर्ण बातें की गई है जो स्पष्ट नहीं है। और 15वां जो महत्वपूर्ण जो राज्य था वह वज्जी या वृजी था।
या वज्जी संघ, यह दो जो महत्वपूर्ण राष्ट्र है वह दोनों गणतंत्रात्मक उस समय के राज्य थे, बुद्ध के समय यानी प्री मौर्यन काल में। और यह देखें तो मगध के उत्तर में, मगध आपने देखा कि अभी पटना के आसपास का क्षेत्र जो था वह मगध का था, तो मगध के जो है यह उत्तर में यानी यह गंगा के इस पार के क्षेत्र जो है यह वजी कहलाता था, और यह गणराज्यों का यह समूह जो था वह वजी कहलाता था। और इसके समूह में जो थे वह वजी, विदेह और लिच्छवी कुल, ये विदेह और लिच्छवी कुल वगैरह ये सब जो राज्य है, मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वही जो क्षेत्र है विदेह और लिच्छवी कुल का राज्य कहलाता है। और इसकी राजधानी जो है वैशाली थी। तो आप समझ सकते हैं कि गंगा के इस पार जो है वैशाली जो है, हाजीपुर से लेकर जो मिथिलांचल का दरभंगा वगैरह का जो क्षेत्र था वही वह वजी संघ का क्षेत्र था उस समय का, प्राचीन काल का, और इसकी राजधानी वैशाली थी। और वजी या वृजी यहाँ पर जो है बुद्ध भी आए थे, वैशाली में जो है बुद्ध भी आए थे। और उस समय की जो एक प्रसिद्ध गणिका थी, डांसर जो थी आम्रपाली, आम्रपाली आज आप देखेंगे तो आम्रपाली के नाम पर एक आम का पौधा भी इजाद किया गया है, और आम्रपाली नाम से कई ट्रेनें वगैरह या कई चीज़ों का नाम जो है आम्रपाली रखा गया। तो उस समय की जो है वो प्रसिद्ध जो है डांसर थी वह आम्रपाली थी वैशाली की। और अंततः हम देखें तो मगध साम्राज्य अजात शत्रु जो है इस पर जो है कब्जा कर लेते हैं वजी या वजी संघ पर। और 16वां और महत्वपूर्ण जो राज्य था महाजनपद के अंतर्गत वह मल्ल था। मल्ल वजी संघ के पश्चिम, वजी संघ जो था, जो हमने देखा कि वैशाली और दरभंगा और मिथिला का क्षेत्र, उसके पश्चिम यानी कि आप इधर का क्षेत्र देखें, सिवान और ये छपरा वगैरह का यह जो क्षेत्र है पश्चिम की ओर, तो इधर जो है इधर के आसपास जो ही ये कौशल महाजनपद था। और मल्ल की राजधानी की बात की जाए तो दो राजधानी मल्ल की थी। एक राजधानी जो था कुशीनारा या कसिया, जो डिस्ट्रिक्ट देवरिया जो है यूपी में है, और यह सिवान से सटा हुआ एरिया है। तो यह जो है पहला इसकी राजधानी थी, इसका मल्ल क्षेत्र का, मल्ल राज्य का। और इसकी दूसरी जो राजधानी थी वह पावा या गोरखपुर यूपी। गोरखपुर भी देवरिया से और आगे जो हम बढ़ते हैं तो यह गोरखपुर का क्षेत्र आता है। तो मल्ल की ये जो दूसरी राजधानी थी पावा या गोरखपुर, यह क्षेत्र मल्ल की दूसरी राजधानी थी। और मल्ल की बात की जाए तो यह राज्य का कभी वजी संघ जिसके बारे में हमने देखा कि जिसकी राजधानी वैशाली थी और आसपास का जो क्षेत्र था, तो वजी संघ से मल्ल का जो है कभी दोस्ती और कभी कुश्ती होती रही, यानी कभी उनके साथ युद्ध होता था और कभी मल्ल का जो है वजी संघ के साथ प्रेम पूर्वक या अच्छे संबंध भी उनके रहते थे। और अन्य राज्य भी हैं इसके अलावा, या 16वां जो राज्य था इसके अलावा कुछ अन्य राज्य का भी नाम देखने को आता है। वह कैकई, मद्र, सिंधु, शिवी, शौवी इत्यादि थे। तो इस प्रकार से आज हमने वैदिक काल के बाद के पीरियड को देखा। वैदिक काल जहाँ पर समाप्त होता है 600 ईस्वी पूर्व, वहाँ से हमने 600 ईस्वी पूर्व से ही 1321 ईस्वी पूर्व के आसपास क्षेत्र जो जनपद जो बड़ा महाजनपद के रूप में लिया था, और यह बुद्ध का भी पीरियड था। तो उस काल में हमने 16 महत्वपूर्ण विभिन्न राज्यों के बारे में जाना जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें 14 जो राज्य थे वह गणतंत्रात्मक राज्य थे, और अंतिम 2 वजी या वजी संघ और जो है मल्ल दोनों गणतंत्रात्मक राज्य थे। और वजी या वजी संघ को यहाँ तक कि वैशाली को जो है पूरे विश्व में सबसे पहला गणतंत्रात्मक राज्य कहा गया है। धन्यवाद साथियों।
इसे काफ़ी मेहनत के साथ बनाया गया है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद छात्रों को शेयर करें। धन्यवाद।